हमने चांद को रिसर्च करने के लिए कई बार चांद पे सैटेलाइट्स, प्रोब्स, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स भी भेजे हैं और ऐसा लग रहा था कि चांद पे खोजने के लिए अब बहुत कुछ शायद बाकी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि चांद के पास हमारे लिए अभी भी कुछ और सरप्राइजेस बाकी हैं। जब हम हमारे सोलर सिस्टम को लेकर स्टडी कर रहे थे और इंटरस्टेलर जर्नी के बारे में सोच रहे थे, तब हम शायद हमारे चांद को लेकर बहुत सारे वैल्यूएबल फैक्ट्स को अनदेखा कर दिया था। और इससे ये प्रतीत होता है कि हम हमारे चांद के बारे में सब कुछ नहीं जानते जितना कि हम सोचते हैं। कौन सोचता था कि मून शायद एक डिस्को बॉल की तरह है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। साइंटिस्ट इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर चांद पे हो रहा कुछ अजीब रोशनी के पीछे का कारण क्या है? टेलीस्कोप से चांद पर कुछ अजीब तरह के लाइट्स को स्पॉट किया गया है और साइंटिस्ट इसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या चांद पे कोई एलियन सिविलाइजेशन तो नहीं है जो कि हमें सिग्नल्स भेज रहे हैं? तो चलिए, आज का इन्फो इसको लेकर ही है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभाशीष और आप देख रहे हैं इन्फो हेजल। भले ही मून लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स पुराना है और इसमें जीवन का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से मर चुका है। पिछले 2 सेंचुरीज के दौरान लोगों ने चांद की सतह पर एक अजीबोगरीब फ्लिकरिंग को देखा है और इस घटना का नाम दिया गया है ट्रांजिएंट लूनर फेनोमेनन। उसे देखने वाले लोगों का ये कहना था कि ये ऑप्टिकल फ्लैशेस रेड, ब्लू, वायलेट और कुछ डिफरेंट कलर शेड्स में आता था। ट्रांजिएंट लूनर फेनोमेनन एक्चुअली 2 से 3 सेकंड तक ही रहता था और उसके बाद वो फेड हो जाता था। लेकिन डेटा से ये भी देखा गया है कि इसका लाइट बर्स्ट कुछ वक्त लंबे समय तक भी था और कभी-कभी तो बहुत घंटे के लिए भी। बट इस लाइट इवेंट्स की ड्यूरेशन सिर्फ एक चीज नहीं था जो कि ऑब्जर्वर्स को चिंतित कर रहा था, बल्कि इसका आकार भी एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। कुछ टीएलपीस तो कुछ मील से लेकर 100 से 200 मील के डायमीटर तक का था। ब्रिटेन के एक रिसर्चर के डेटा से लगभग 3000 टीएलपी रिपोर्ट्स का पता चला। जैसे जैसे साल बीतता गया, एस्ट्रोनॉमर्स एडवांस टेलीस्कोप से चांद को लगातार स्टडी करने लगे। बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस फेनोमेनन को स्टडी करने का फैसला किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नीलियोटा टेलीस्कोप ने कुछ सरप्राइज करने वाला चीज को दिखाया कि चांद की सतह पर बहुत सारे टीएलपी इवेंट्स हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये चमक मून सरफेस पर अलग अलग जगह पे देखा गया है और ये ज्यादातर एरिस्टार्कस क्रेटर जैसे जगह पर देखा जाता है। तो साइंटिस्ट इस मिस्टीरियस लाइट के बारे में क्या सोच रहे थे? क्या ये सच में एलियंस थे? खैर, इसको लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। इसलिए टीएलपी के पीछे की सच्चाई को ढूंढना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। इस घटना के लिए सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन मीटियोर स्ट्राइक्स हो सकते हैं जो कि मून सरफेस से टकराकर इस तरह का ब्राइट फ्लैशेस को जनरेट कर सकते हैं। इसका और एक रीजन लूनर आउटगैसिंग भी हो सकता है। आउटगैसिंग का सीधा सा मतलब ये है कि मून की सतह के अंदर से गैस का लीक होना, और ये बहुत सारे इवेंट्स के कारण हो सकते हैं। जिस तरह चांद की ग्रेविटी पृथ्वी पर टाइट को जन्म देता है, वैसे ही हमारा प्लेनेट भी बदले में कुछ ऐसा ही करता है। पृथ्वी का वजन चांद से 81 गुना ज्यादा है और इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है और इसके वजह से टाइडल फोर्स
चांद के सरफेस को 49 इंचेस तक बढ़ा देता है, जो कि चांद पे चट्टानों को फ्रैक्चर कर सकता है। और चट्टानों के फ्रैक्चर की वजह से जैसे ही मून की सरफेस हटता है, वैसे ही अंदर की गैसेस बाहर आकर एक क्लाउड को फॉर्म करता है और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या आपको इसका आंसर मिल गया है कि चांद क्यों ब्लिंक कर रहा है? तो आप गलत हैं, क्योंकि सैटेलाइट और एटमॉस्फेरिक फेनोमेना जैसे कि लाइट पिलर्स, मून हेलोस, ये सब तब क्रिएट होता है जब लाइट आइस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट करते हो, जो कि अर्थ टेलीस्कोप से भी दिखता है। और इसके साथ शायद आप मून ब्लिंकिंग को रिलेट नहीं कर सकते, और इसीलिए ये इस मिस्ट्री को और आगे ले जाता है। साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक नए टेलीस्कोप से जांच रहे हैं, जो कि एआई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। ऐसा तो लगता है कि अर्थ और मून के बीच बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं, और ये सच भी है। और हमने इसको लेकर ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिससे आप चांद के बारे में और सीक्रेट्स को जान पाएंगे। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने अर्थक्वेक के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने मूनक्वेक के बारे में कभी सुना है? और ये सच है कि पृथ्वी पे अर्थक्वेक की तरह चांद पे भी मूनक्वेक्स होते हैं। जैसे जैसे चांद के बनने के बाद से उसका अंदर का हिस्सा ठंडा होता गया, वैसे ही उसका सरफेस भी सिकुड़ता गया। लेकिन चांद का सरफेस इतना नाजुक होते हैं कि ये सिकुड़कर टूट जाता है। असल में 100 मिलियन साल के दौरान हमारा चांद लगभग 150 फीट छोटा हो गया है, और ये पूरा प्रोसेस मूनक्वेक्स की तरफ इशारा करते हैं। साइंटिस्ट के माने तो ये मूनक्वेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि रिक्टर स्केल पर 5.5 तक। जहां हमारा अर्थक्वेक्स शायद ज़्यादातर 1 मिनट से लेकर कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन मूनक्वेक्स अर्थक्वेक की तुलना में 20 गुना ज़्यादा समय तक रहता है। मून की अजीब तरह की चमक को लेकर साइंटिस्ट एक और थ्योरी के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने मून सरफेस के नीचे दबे हुए एक विशाल वस्तु को डिस्कवर किया था। मून की साउथ पोल, जहां पर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा इम्पैक्टेड बेसिन है, उस जगह को लेकर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। तब उन्होंने वहां पर कुछ अंडरग्राउंड मास को नोटिस किया था, जो कि वहां पर नहीं होना चाहिए था। ये एक मेटालिक कोर के साथ एक विशाल ब्लॉब था, जो कि मून सरफेस से लगभग 180 मील की गहराई में मिला था। एक साइंटिस्ट अपने कैलकुलेशन से ये पाया था कि इस चीज का मास लगभग 4.8 क्वांटिलियन पाउंड्स या फिर 2.2 क्वांटिलियन केजीज है। और इसे अगर नंबर्स में कन्वर्ट करें तो ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है, जो कि यूएस के 6 बिलियन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के मास के बराबर है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 6 बिलियन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स। और इससे क्रेटर की सतह लगभग हाफ मील यानी 1 किलोमीटर तक अंदर धंस गया था, और इसका डायमीटर है 1500 माइल्स या फिर लगभग 2500 किलोमीटर। तो अब सवाल ये आता है कि ये मैसिव, जाइगेंटिक, ह्यूज ब्लॉब आखिर आया कहां से था? साइंटिस्ट इसको लेकर काफी सारे अलग अलग रीजंस को दर्शाते हैं, और हर एक रीजंस एक और नए पहेली को जन्म देता है। क्या इस मून ब्लिंकिंग के पीछे एलियंस का हाथ तो नहीं? चलिए, अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो चांद के अंदर इतने बड़े मेटालिक ब्लॉक को आखिर किसने लाया? क्या आप हमें इसका उत्तर दे सकते हैं? हम आपके कमेंट्स के इंतजार में हैं। तो दोस्तों, आज का इन्फो बस इतना ही। तो मिलते हैं इन्फो हेजल के किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।